नमस्कार साथियों, मैं मुकेश शेटिया और आपका स्वागत करता हूं अपने रियल द क्लिक चैनल पर। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं अपने क्षेत्र के होनहार छात्र, जो अभी हाल-फिलहाल में यूजीसी जेआरएफ क्वालीफाई किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और आइए हम डायरेक्टली उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं। एक बार साथियों को अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम नीलेश पांडे है। मेरे पिताजी का नाम श्री विलोक कुमार पांडे और माता का नाम श्रीमती वंदना पांडे है। ये हमारे दादाजी श्री प्रेमनाथ पांडे और दादी जी का नाम श्रीमती मालती देवी है। मैं एनआईसी से मेरा हाई स्कूल इंटर हुआ है। एनआईसी हटिया से मेरा हाई स्कूल इंटर हुआ है और मेरा यूजी और पीजी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस से हुआ है। मैं अभी हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही रहता हूँ और अभी हाल ही में एनटीए का यूजीसी का पेपर हुआ है, तो उसमें मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ इंडियन कल्चर में। बहुत बढ़िया, आपका कितना नंबर आया हुआ है एक बार बताइएगा साथियों को? मेरा इस बार नंबर 172 172 मार्क्स था, लेकिन जो इंडियन कल्चर में पेपर हुआ है उसमें जेआरएफ की सीट एक ही रहती है, तो उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ। अच्छा, जैसे ये यूजीसी जेआरएफ है, तो एक बार साथियों को ज़रूर बताइएगा कि ये क्या होता है? जेआरएफ में दरअसल यूजीसी जो है वो पेपर जब कराती है तो उसमें 3 कैटेगरी में उसका एग्ज़ाम होता है। कम नंबर पाएँगे तो पीएचडी ओनली होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा नंबर पाएँगे तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यानी कि नेट होता है और थोड़ा-सा और ज़्यादा पाएँगे तो जेआरएफ होता है। तो इंडियन कल्चर जो है अलग-अलग विषय में अलग-अलग कैटेगरी में उसका सीट बँटा रहता है। बिल्कुल। तो जो जेआरएफ की सीट है वो इंडियन कल्चर में एक ही है। अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग सीट हैं। जैसे एससी कैटेगरी में एक सीट है, ईडब्ल्यूएस में एक सीट है, जनरल में एक सीट है। तो मेरा ईडब्ल्यूएस में इस बार एक सीट में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। बहुत बढ़िया। और इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। तो ये बताइए, जैसे यूजीसी जेआरएफ है, तो इसको आपने क्वालीफाई किया, तो आप किसके लिए पात्र हुए? मैं जेआरएफ इसके बाद जेआरएफ हो गया, इसके बाद मेरा कहीं भी विश्वविद्यालय में पीएचडी होगा। पीएचडी के लिए एंट्रेंस का पेपर होता है, तो एंट्रेंस देंगे, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद तब पीएचडी में एनरोलमेंट होता है। साथियों, यूजीसी जेआरएफ जो होता है ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का पेपर होता है। ये बहुत आसान नहीं होता है इसको निकाल पाना। हमारे साथ नीलेश जी हैं, मैं इनसे और जानता हूँ। नीलेश जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये यूजीसी जेआरएफ क्वालीफाई करने की? इसकी प्रेरणा तो सबसे पहले माता-पिता, दादा-दादी हैं, बड़े पिताजी हैं, सब उनसे प्रेरणा मिली है और गाँव के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और साथ में मेरे गुरुवर हैं, कई ऐसे प्रोफ़ेसर हैं और जहाँ से मेरा एनआईसी से मेरा हाई स्कूल इंटर हुआ है, वहाँ से भी हमको प्रेरणा मिली है। हमारे एक गुरुदेव थे, उन्होंने कहा था कि अब आप आगे बढ़ कर के आप पीसीएस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई कीजिए, तो सब इन लोगों से हमको प्रेरणा मिली। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको घर वाले कुछ लक्ष्य देते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ लक्ष्य मिला हो? हाँ, लक्ष्य है। लक्ष्य अ, जैसे अगर मैं पीएचडी करते-करते प्रशासनिक अधिकारी अगर बन जाऊँ तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कामयाब नहीं होता हूँ तो मैं पढ़ाता रहूँगा। लड़कों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने में मेरी अगर भूमिका रहेगी तो अच्छा। बहुत बढ़िया, आप सही कह रहे हैं, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ अभी आपसे, चूँकि आप अभी हमारे पूरे क्षेत्र के गौरव हैं और आपने वो कर दिखाया है जिसके लिए बहुत सारे युवा अभी परेशान रहते हैं। कह सकते हैं तैयारी करते-करते, संघर्ष करते-करते बट अचीव नहीं हो पाता है और आपने उसको कर दिखाया। तो इसके लिए क्या आपका तैयारी का क्रम रहा? आप कैसे तैयारी करते थे? इसके लिए क्या आपने कोई योजना बनाई थी? ऐसा कुछ साथियों को या युवाओं को बताएँ, जैसे उनको भी प्रेरणा मिल पाए? देखिए, यूट्यूब पर ढेर सारा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पड़ा हुआ है कि कई वहाँ पर आप ऑफ़लाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में आप जा कर के वहाँ पर यूजीसी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि वहाँ पर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। जो क्वेश्चन टीचर वहाँ पर बताते हैं वो पीवाईक्यू के हिसाब से बताते हैं। जी। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है, मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा नहीं था। मैं यूट्यूब पर टीचर का कोई भी मैं क्लास नहीं देखा था। मैं सेल्फ़ स्टडी से ही किया हूँ।
जो मेरा फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैंने केवीएस मैदान से मैंने पढ़ा था, और सेकंड पेपर जो है वो एकेडमिक में एमए में मैं बहुत अच्छा स्कोर था मेरा, तो वहाँ से मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। उसके बाद मैं प्राचीन इतिहास का पप्पू सिंह प्रजापत और मध्यकालीन इतिहास का भी पप्पू सिंह प्रजापत हैं, और आधुनिक इतिहास के लिए डॉक्टर अरविंद भास्कर हैं। तो इन तीनों की बुक जो है वो मैं अच्छे से पढ़ा हूँ। उसके बाद तो में यानी आप इसको स्वाध्याय किए हैं, घर पे आपने पुस्तकों का भंडारण किया और आपने नेट वगैरह नेट से निकाल करके आपने तैयारी किया। हाँ, तो आपने कितना कितना समय देते थे पढ़ाई पे? कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे, लेकिन उसमें कभी-कभी 8 हो जाता था, कभी 10 हो जाता था। लेकिन इतना है, रिदम जब तक बना रहेगा तब तक आगे सफलता मिलती रहेगी। लेकिन जब आप पहले से ही आपका रिदम अगर टूट गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप ज़्यादा समय देंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर होता है, इसमें सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा। कोचिंग के माध्यम से आप अगर पढ़ रहे हैं तो जो वो पढ़ा रहे हैं तो उनका भी अध्ययन कीजिए, साथ में आप अलग से भी अध्ययन कीजिए। दोनों जगह आप अपने आप को हाँ, कंपेयर करिए। हाँ, तो दोनों। दिनेश जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई किया, आपको भी अंदर से बहुत रोमांचित महसूस कर रहे होंगे। तो जी, जी। आपको अपनी फीलिंग्स एक बार बताइएगा साथियों को। जी, साथियों ध्यान दीजिएगा, ये अनिलेश जी हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूँ मैं, क्योंकि शुरुआत है और ये शुरू अचीवमेंट है। और यूजीसी जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपके देश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होते हैं, शोध वाले विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें आपको मौका मिलता है और आप जाते हैं वहां पर शोध करते हैं। तो अनिलेश जी का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन कल्चर। तो पहले अनिलेश जी से मैं जानता हूं कि ये जेआरएफ में सरकार की तरफ से कौन सी व्यवस्था मिलती है डायरेक्टली, मैं इन्हीं से जानता हूँ। देखिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सरकार की तरफ से कम से कम 44,000 रुपये मिलना शुरू होता है, 44,000। उसके बाद आपको एक हॉस्टल अलॉट होगा, लेकिन उससे पहले आपको पहले क्रेट या फिर रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन आप ले सकते यानी हैं। अभी आपको इसके बाद भी 1-2 एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। जी, जी, जी। वो रीट है और क्या बताएँ? हाँ, रेट रेट एग्ज़ाम है या फिर क्रेट एग्ज़ाम है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट पहले होता था, वो अब हटा दिया गया है, अब डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में पीएचडी का फॉर्म आया है, तो उसमें पेपर होता है। अच्छा। तो पहले रिटन होगा, उसके बाद इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपका एडमिशन अभी होगा। आपकी कॉलिंग कहाँ से हुई है? किस विश्वविद्यालय से हुआ है? अभी कॉलिंग नहीं हुई है, अच्छा। लेकिन इलाहाबाद लखनऊ विश्वविद्यालय में है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी फॉर्म भरेंगे, उसका पेपर देंगे, तब होगा जाएगा। तो बहुत बढ़िया। जैसा आप काफ़ी बात हो रखी है हमारे आपके बीच में, यूजीसी जेआरएफ आपने क्वालिफ़ाई किया है और इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे पड़ाव हैं। तो हम सभी की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप निश्चित रूप से आगे चल कर के एक नया मुकाम तैयार करें पूरे क्षेत्र के लिए, प्रेरणा बन कर के उभरें। किंतु उससे भी पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपको इन सब में जो संघर्ष है, वो संघर्ष तो बहुत सारे आते हैं। अभी तो हमने केवल सफलता पे बात की, तो 1-2 संघर्ष जो आपको लगता है कि हाँ, ये विद्यार्थी जीवन में सभी के साथ संघर्ष होता है, किंतु अगर हम उससे भी लड़ें, तो सफलता निश्चित है, तो वो बताइए? संघर्ष में का मतलब है कि आप जब तक आपका रिदम बना रहेगा पढ़ाई में, तब तक आपको संघर्ष मतलब कि वो बोझ नहीं लगेगा। दरअसल मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा जब 3 बार नेट क्वालिफ़ाई हुआ, तो मुझे लगा कि अब मेरा जेआरएफ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत बर्डन लगता था कि यार 1-2 क्वेश्चन की वजह से मेरा जेआरएफ रुका हुआ है। तो इस बार हम थोड़ा-सा मेहनत किए, ज़्यादा नंबर मिला तो जेआरएफ क्वालीफाई हो गया। संघर्ष में ये है कि आप अपनी पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्ट पर जितना आप फ़ोकस करेंगे, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है जनरल पेपर होता है। तो उस जनरल पेपर में आप
35 के ऊपर प्रश्न सही कर लीजिए और फिर उसके बाद अपने पेपर में आप 60-65 के ऊपर कर लेंगे तो आपका जेआरएफ निश्चित है। तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके। अच्छा, जो आपका एक सब्जेक्ट है इंडियन कल्चर, तो सब्जेक्ट तो आप और चूज़ कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो फिर आपने इंडियन कल्चर क्यों चुना? अ, उसके चुनने का ये रीज़न था कि मेरा पहले से ही इंडियन कल्चर में रुझान भी रहा है। मुझे मंदिर की बनावट कैसी है और मंदिर में किस तरह से मूर्तियाँ बनी हुई है और किस तरह से कारीगरी की गई है और कौन-कौन सी किताबें हैं, जैसे चरक संहिता, सम्रांगण सूत्रधार, ये सब बुक है, किताब जी, है। जी। तो किस तरह से उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो उसको पढ़ते-पढ़ते मेरे अंदर रुझान आया कि हाँ, अब इंडियन कल्चर की ओर बढ़ना चाहिए। दरअसल हिस्ट्री से मैं नेट क्वालीफाई 3 बार हुआ हूँ। इस बार सोचा कि ये इंडियन कल्चर से दे दूँ, लेकिन हिस्ट्री में बात ये है कि 15 प्रश्न जो है, 100 प्रश्न में 15 प्रश्न आपका कहीं मिलेगा ही नहीं। 85 प्रश्न में आपको फाइट करना रहेगा। इंडियन कल्चर में ये है कि आपको 15 प्रश्न नहीं, कम से कम 5 प्रश्न में आपको गड़बड़ी रहेगी, बाकी सब में 90 प्रश्न में आप फाइट कीजिए। तो इंडियन कल्चर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा रिस्क ये है कि इसमें एक ही पद है जेआरएफ के लिए, किसी भी कैटेगरी में। आप चाहे जनरल कैटेगरी में हो तब भी एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट, एससी, एसटी के लिए एक-एक सीट है। तो उसमें अगर आपका हो जा रहा है, रिस्क है, तो आप कीजिए, जेआरएफ क्वालीफाई निश्चित रूप से हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया साथियों, अब जैसा कि भैया ने बताया आपको, नीलेश जी ने, कि इसमें एक ही सीट होती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस एक सीट में और इकलौते यही हैं नीलेश जी, जिन्होंने इंडियन कल्चर से अप्लाई किया था, और सौभाग्य है और इनका प्रखर मेहनत है, संघर्ष है, और ये इतना आसान नहीं होता। इसमें रातों को जागना होता है और परिवार का समर्पण होता है, छात्र की इसमें संयम होता है, तब जाकर के एक निर्माण होता है, एक ऐसी चीज का निर्माण होता है जो पूरे समाज के लिए वो प्रेरक होता है। तो नीलेश जी, आपको पुनः अगेन बहुत बहुत धन्यवाद तो करूंगा, किंतु ये जो सफलता है उसमें आपके माता पिता, दादा दादी का क्या रोल रहा है, एक बार जरूर बताइएगा। उनका इनका अगर हम शब्दों में बयां करें तो बयां नहीं हो पाएगा। इन लोगों का समर्पण और इन लोगों का माता-पिता, दादा-दादी और भी समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों का अगर समर्पण है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमको प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और कई लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इन लोगों का आशीर्वाद मिला और इसी के साथ मेरा जेआरएफ हो गया। इन लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे आगे भी और इसी के साथ मेरा अभी जेआरएफ हुआ है, ये तो बहुत छोटी उपलब्धि है। धीरे-धीरे आगे पीसीएस फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देते रहेंगे। निश्चित रूप से आप सभी आशीर्वाद बनाइए नीलेश जी के ऊपर कि ये जितना जल्द हो सके और उस मुकाम तक पहुंचे जिसके लिए ये तैयार है, जिसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। तो नीलेश जी, युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं? युवा पढ़ते रहिए आप अपनी जितना आप अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी धरती से अपनी संस्कृति से दूर हट करके कहीं दूसरे जगह जा करके शिफ्ट हो जाते हैं उन लोगों को अपना गोत्र अपना नाम अपने पुरखों का नाम ये सब याद नहीं रहता है तो जैसे जैसे आप अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे वैसे वैसे आप धीरे-धीरे आप कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे और साथ में ये भी है कि युवा जब तक युवा ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की तरफ ज़्यादा रुझान करेगा और सेल्फ स्टडी में जब वो अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, तो जेआरएफ और भी छोटी जो भी नौकरियाँ हैं, छोटी-बड़ी नौकरियाँ हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी और बड़े लोगों का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा, तब तक कामयाबी नहीं मिल पाएगी। बहुत 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 बढ़िया नीलेश जी, आपने युवाओं के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया। साथियों, जरूर बताइएगा नीलेश जी के साथ बातचीत कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी कि आपने मुझे समय दिया, आपने अपना ओपिनियन दिया और युवाओं के लिए बहुत ढेर सारी बातें की। अगर कुछ छूट रहा हो तो एक बार बता दें। और
अब यही बताएँगे कि युवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर और फिर उसके बाद आगे सक्सेस होने के लिए क्या-क्या रास्ता अपनाना चाहिए, तो वो अपनाते रहेंगे और फिर उसके बाद अपने माता-पिता, अपने बड़े लोगों का जब समर्थन रहेगा, तो निश्चित तौर से वो आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको पूरे गाँव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, रियल द क्लिक चैनल की तरफ से, पंडितपुर पेज की तरफ से और मैं भी आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। साथियों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अनिलेश जी को आशीर्वाद दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।